ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का मैट्रिक्स में जो प्रोसेस है वो भी हम डिटेल में बता चुके हैं। तो आप वो लेक्चर पहले देखिए। मैंने एक्सरसाइज आपकी जो पिछली थी उस एक्सरसाइज में जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल थे, उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हमको मल्टीप्लाई कराना होता था। आपको प्रोसेस मैंने बता रखा है। इस क्वेश्चन में भी वही है कि 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड जो एक मार्केट में प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, उनको मार्केट्स में सेल करता है। इतनी क्वांटिटी में सेल होते हैं मार्केट 1 में और इतनी क्वांटिटी में सेल होते हैं मार्केट 2 में। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ये रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। पहले में क्या कर रहा है कि हर एक को जब हम सेल करते हैं, हर एक को, जैसे मान लिया एक पेन है वो 5 रुपए का बिकता है, तो 10,000 पेन बेचे मार्केट 1 में, 6,000 पेन बेचे मार्केट 2 में, तो सिंपली कितनी हमारे पास कॉस्ट हो जाएगी, कितना हमें पैसा मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक का कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये देखिए सेल, पहले वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनिट सेल प्राइस दे रखा है। जब आप मार्केट में कुछ बेचने जा रहे हो तो हर एक यूनिट की सेल प्राइस दे रखी है। देन टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट, टोटल रिवेन्यू ईच मार्केट मतलब हमको मार्केट 1 का रिवेन्यू अलग बताना है, कितना अमाउंट, कितनी मनी हम कलेक्ट कर लेंगे इतने प्रोडक्ट्स बेच के, और मार्केट 2 में इतने प्रोडक्ट्स बेच के कितनी अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे। हर एक का सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है, ये दे रखा है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इसी का पार्ट है, इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज दिस देन फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उनको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो अमाउंट हमने टोटल बेच के कमाया है, मतलब हमने सारे प्रोडक्ट्स जब बेचे हैं तो हमें जितना पैसा आया है उसमें से वो अमाउंट हम निकाल देंगे जो हमने बनाने में खर्च किया था, तो टोटल हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। वो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है कितना आएगा, तो वो कैसे निकलेगा। उसके लिए पहले हमें पहला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, हमें टोटल अमाउंट जितना हमने बेच के कमाया है वो पता हो, उसके बाद जितना हमने लगाया है वो पता हो और घटा देंगे और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ये तो बेसिक से फंडा है भाई। हमने एक कोई कहता है कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में 70 रुपए लगाए, ठीक है, और उसको मार्केट में बेचने गए तो हमें 100 रुपए मिल गए, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। 70 रुपए तो हमने लगाए थे, अपने पॉकेट से लगाए, तब वो हमने उठा के अपने पॉकेट में फिर रख लिए, तो जो बचा 30 रुपए है वही हमारा प्रॉफिट है। वही सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना इसको मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में हम कैसे करते हैं आपको बता रखा है, पूरा प्रोसेस दे रखा है, आप देख सकते हैं जाके लेक्चर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सरसाइज 3.2 के उस टाइप के क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करिएगा, तो शायद आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट 1 में पहले मैंने बता रखा है, जब मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं तो या सॉल्व करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है कि पहले हमें डेटा देखना होता है कि डेटा क्या क्या दे रखा है। ये दे रखी सेल क्वांटिटी, हमने इतना सेल किया है मार्केट 1 में एक्स वाई जेड को, और ये दे रखा है उसका रेट, इतने में हमने सेल किया है। तो आप देखिए, हमने एक चीज हम 2.5 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमको 10,000 चीजें बेचनी, तो यानी कि हमें करना क्या है कि एक है हमारे जो क्वांटिटी उसको एक मैट्रिक्स में लिखना है, और जो प्राइस है उसको एक मैट्रिक्स में लिखना है, क्योंकि प्राइस का हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तभी तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमें मिलेगा बेचने से। तो एक मैट्रिक्स तो हमारी बनेगी क्वांटिटी की है, तो हमें पता है कि टोटल रिवेन्यू कैसे आता है, रिवेन्यू इक्वल होता है प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी इनटू टोटल यूनिट सेल। एक तो होता है टोटल यूनिट सेल का मल्टीप्लाई अगर हम करा दे टोटल प्राइस क्वांटिटी से, तो भी ये आ जाएगा। ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अब प्राइस हमको दे रखा है, इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स अगर हम
ये टोटल क्वांटिटी सेल वाली बना दे इन मार्केट, फर्स्ट मार्केट में, पहली मार्केट के लिए कर रहे हैं। तो क्वांटिटी की मैट्रिक्स क्या बनेगी? क्वांटिटी जो हमने सेल की, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? वो है 10,000, 2,000 और 18,000। आप ऐसे भी बना सकते हो, कॉलम में बना सकते हो, पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हैं जाके। तो ये बन रही है 1x3। कौन बनाते हैं, कौन नहीं बना सकते हैं, किसको लेना होता है, किसको नहीं लेना होता, पूरा डिटेल में बनाया है मैंने। ऐसे ही बना सकते थे, कॉलम में भी बना सकते थे। और प्राइस पर यूनिट कितनी दे रखी? प्राइस मैट्रिक्स क्या बनेगी? प्राइस मैट्रिक्स हमारी ये है 2.5, 1.5, 1.0, ये रुपए में दे रखे। इसको आप कॉलम में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन रो में बनाएंगे, कॉलम में बनाएंगे, किसको रो में लेंगे, किसको कॉलम में लेंगे, किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उसके लिए आप पहले 3.3 के लेक्चर्स देखिए जाके। उसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, किस टाइप की। मैं इसको भी देखिए हम कॉलम में बना सकते थे, लेकिन उनमें से कौन सा चूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी हमको इनको मल्टीप्लाई कराना है। ये है हमारी 3x1 की। तो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको पहले रखना पड़ेगा कि इसको पहले रखना पड़ेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई कराने के लिए ये 1 है, तो इसको उठा के इधर रखेंगे, तो ये 3x3 की मिल जाएगी। अगर हम इसको इधर रख देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 1x3 मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा, लेकिन हमें मिलेगा कितना? 3x3 का। तो हमको मैट्रिक्स थोड़ी नहीं चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए क्वांटिटी चाहिए। एक ही मैट्रिक्स मिले, इसी के नंबर को हम निकाल लेंगे। तो वो कैसे होगा? वो तब हो सकता है जब हम इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें। यानी कि हम मल्टीप्लाई कराए 1x3 के पास 3x1 रखते हैं आके, तो हमारा 3 गायब हो जाएगा, 1x1 का एलिमेंट मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो इसमें हमें क्वांटिटी जो है, टोटल यूनिट सेल हो रही है, वो पहले रखेंगे, प्राइस बाद में रखेंगे। तो टोटल रिवेन्यू ये भी एक मैट्रिक्स है 1x1 की, क्योंकि टोटल रिवेन्यू कैसे आ रहा है? क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स इनटू प्राइस वाली मैट्रिक्स। देखिए, क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स हमको पहले रखनी पड़ रही है, और प्राइस वाली मैट्रिक्स 3x1 हमको बाद में रखनी पड़ रही है, तभी हमें 1x1 का मिलेगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है? ये हमारी 10,000, 2,000, 18,000 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, 1.5 से और 1 से। 1.0 लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया? क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स रख दी और फिर प्राइस वाली रख दी, तभी तो इनका मल्टीप्लाई होकर हमें 1x1 का एलिमेंट मिल जाएगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली इसको उठा के ऐसे घुमा के इस पर रख देना, तो ये इस पे जाएगा। तो 2, 5, एक 0 गायब कर दो तो 3 0 बचेंगे, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से 0 गायब हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1.5 का इंटू 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3 तो बचेगा। तो 1.5 2, अब बाद में 3 0 है, तो वैल्यू हो जाएगी 3 0 हम और लगा देंगे, इससे 3 आएगा, और 18 का 18 रहेगा, और ये सब प्लस हो रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 3 0, तो 3 0 एज इट इज हो जाएंगे। फिर 3 के बाद फोर्थ क्वांटिटी 8 है, 3 और ये 6, और फिर है ये हमारा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। तो ये मार्केट 1 का हमारा आ रहा है, इतना रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है। ये हो जाएगा 21, सॉरी ये 4 है। तो ये इनको जब हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा मार्केट 1 से, हमारा टोटल रिवेन्यू मार्केट 1 से 46,000 आ रहा है। तो मार्केट 1 से कितना आ रहा है? 46,000। अभी हमको क्या निकालना है? मार्केट 2 के लिए निकालना है। तो सेम प्रोसेस करना है, अभी बस ये क्वांटिटी बदल जाएंगी।
तो ये हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, मार्केट 1 रेवेन्यू वो आ रहा है 46,000। अभी फिर निकालेंगे हम मार्केट 2 का रेवेन्यू, वो कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करना है हमारा। इसी का मार्केट 2 के लिए अभी कैसे करेंगे, मार्केट 2 का क्या हो जाएगा, सीधा हम ये चेंज कर देंगे, ये क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। ये कितनी 6,000, 20,000, 8,000। यूनिट प्राइस अभी भी वही दे रखी है, क्योंकि अब हम इनको मार्केट 2 में बेचने जा रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटीज कुछ कम ज्यादा हो रही है। अभी भी सेम वही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएंगी। ये कितनी है 6,000, 20,000 और 8,000। आई होप इतना क्लियर है। तो जब अभी मल्टीप्लाई कराओगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा दो। तो ये तो अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 जीरो तो है ही है हमारे पास, तो 3 जीरो हमने ऐसे लिख दिए। अभी 6 का 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 का, ये 12 क्लास है, 6 का मल्टीप्लाई 2.5, तो अगर सिर्फ 25 का मल्टीप्लाई कराते तो 150 होता है, 25 इंटू 6 150 होता है, तो 150, लेकिन ये पॉइंट हट जाएगा तो सिर्फ 15 बचेगा, तो वैल्यू आएगी 50। ये देखो 1.5 2 से मल्टीप्लाई कराओगे सीधा 3 बचेगा, 30,000 हो जाएगा, और 8 का 1 से कराओगे तो ये 8 ही रहेगा। अब इनको सिंपली ऐड कर देना है, तो ये 45 हो जाएगा, और 45 में ऐड कर दोगे 8 तो ये वैल्यू हो जाएगी 53। तो ये मार्केट 2 का रिवेन्यू आ गया हमारा। टोटल मार्केट 2 में कितना अमाउंट हमें मिलेगा सेल करने से, 53,000। ये हमारे फर्स्ट वाले के आ रहे हैं, मार्केट 1 का रिवेन्यू इतना आ रहा है, मार्केट 2 का रिवेन्यू इतना आ रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के इन आंसर्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट बता पाएंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए टोटल सेलिंग अमाउंट कितना है और टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, घटा देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है वो आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब हमको कॉस्ट दे रखी हर एक प्रोडक्ट को बनाने की, ठीक है। ये देखिए ये कॉस्ट दे रखी है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट जो आपकी लगी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे लगेगी, टोटल मेकिंग चार्जेस या टोटल कॉस्ट आपकी कैसे निकलेगी। हमको पता है कि टोटल कॉस्ट का वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वांटिटी कितनी आपने बनाई है इनटू हर एक की प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यूनिट कॉस्ट प्राइस करना है आप, ये समझिए टोटल क्वांटिटी या यूनिट कॉस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हो। हर एक यूनिट को बनाने की प्राइस, और तो उतनी कितनी क्वांटिटी आपने सेल की या बनाई है। यहाँ पे बनाने वाली बात चल रही है, तो हमने 10,000 बनाई, 2,000 बनाई, 18,000 बनाई मार्केट 1 के लिए। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सेम उसी टाइप से मैट्रिक्स हमने बनाना बता दी है। तो क्वांटिटी की मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, वो है 10,000, 2,000 और 18,000, और हम मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, ये क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स हो गई। ये देखिए फर्स्ट के लिए, फर्स्ट मार्केट के लिए मार्केट है, और हर एक की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है, यानी 0.50 रुपए, ठीक है। तो ये कॉस्ट किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 लिखे दे रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स बना दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो सिंपली डबल हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, प्लस का इसको उठा के इस पे रखा था तो ये 2,000 है, प्लस का, और ये हाफ है। देखिए 1 रुपए से मल्टीप्लाई कराया था तो 2,000 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 98 से
आधे से मल्टीप्लाई कराना है भैया, इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई आप वैसे समझ लीजिए, इसको हाफ भी तो लिख सकते थे, इसको हाफ भी तो लिख, अगर सबको 1 रुपए लिखना है तो अगर मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत हो रही है आप इसको हाफ लिख लो, सबसे सही है। ठीक है, यानी आप सोचो ना, मेरे पास अठन्नी अठन्नी के 10 सिक्के हैं तो 5 ही रुपए तो हुए, सीधा 10 का हाफ कर देना, सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ 0.5 लिखने से अच्छा है आप हाफ लिख लो, यानी जितने से मल्टीप्लाई कराओगे उसका आधा कर दो, उतने रुपए हो जाएंगे। ये उठा के ऐसे करके ऐसे रखेंगे तो 18,000 इस पे आएगा, तो 18,000 का आधा 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए लगे हमारे। आपको कितना क्लियर? मल्टीप्लाई कराने की उतनी टेंशन नहीं लेना। अब ये इक्वल मैट्रिक्स थी, ये भी 1x1 है और ये भी 1x1 है, यानी अब हम अंदर के क्वांटिटी इक्वल करा देंगे तो कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 कितनी आ जाएगी, या इन्वेस्टमेंट इन मार्केट 1 में कितना किया हमने, ये हो जाएगा 9, 29, 30, 31,000 रुपीज है। वो कितना क्लियर है? तो टोटल रिवेन्यू कितना आ जाएगा, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट 1 या प्रॉफिट, रिवेन्यू जो हमने निकाला था, सॉरी, रिवेन्यू ऑफ 1 माइनस कॉस्ट ऑफ मार्केट 1। मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो ये वैल्यू आई थी हमारी 46,000। हमने टोटल पैसा कमाया है और हमने लगाया कितना है, 31,000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको दिख रहा है, सीधा 15,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ये हमारा मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट है। मार्केट 2 का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेम यही प्रोसेस करना है। कॉस्ट पहले निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ मार्केट 2 वो इक्वल हो जाएगी मार्केट 2 में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 2, 1 और ये 1/2। जैसे यहाँ मैंने किया था ये 2 रुपए 1 रुपए, ये 0.5 लिखने से थोड़ा ज्यादा ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैंने हाफ लिख दिया। अठन्नी है, सीधा ऐसा समझ लीजिए, ये अठन्नी है, 1,000 अठन्नी के सिक्के मतलब 500 रुपए तो हुए, तो सिंपली जितने भी दे रखे हैं उसका हाफ कर देंगे हम, तो उतना अमाउंट आ जाएगा हमारा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उठा के इसको रखोगे तो ये 2 रुपए का एक है और हमारे पास 6,000 मैंने बनाए, तो सिंपली 12,000 रुपए खर्च हो गए। ये 20,000 को बनाई और हर एक की प्राइस 1 रुपए है, हर एक को बनाने में 1 रुपए खर्चा हुआ, तो 20,000 क्वांटिटी बनाने में हमारा 20,000 लगेगा। देखिए ये सिंपली मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। और 1 की कॉस्ट अठन्नी है, 50 पैसे है, 8,000 बनाएंगे तो सीधा आधा खर्चा हो जाएगा, यानी 4,000 रुपए लग जाएंगे। तो इसको लगाने में हमारा 20, 30, 36,000 लग रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। देख लीजिए 20,000 है, 12, 20, 32, 4, 36, 36,000 हो जाएगा। इतना अमाउंट हमारा खर्चा हो गया। जब इतना खर्चा हो गया है भैया, कमा तुम इतना ज्यादा लिए हो, तो तुम्हारा बचा कितना है वो बता देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 53,000 माइनस 36,000। तुमको दिख रहा है टोटल 17,000 रुपए इसमें कमाए हमने। तो मार्केट 2 से हमको 17,000 का प्रॉफिट हुआ, मार्केट 1 से हमको 15,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये पूछ रहे थे कि हर एक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आने चांसेस रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन से अगर क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छे बनते हैं। और एक और आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा देता है, कभी कभी 3 मैट्रिक्स दे देगा, बीच में अननोन मैट्रिक्स दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना होता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। उस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं जिसमें हम अपने पसंद के वेरिएबल रख सकते हैं, अपने नाम लिख सकते हैं, अपने खानदान के नाम लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली आपको बस x का ऑर्डर पता करना है। x का ऑर्डर पता चल जाएगा तो फिर हम उसके अंदर एलिमेंट अपनी पसंद से डाल देंगे, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे इक्वालिटी का। आई होप इतना क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से हमारा कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहले देखिए हम इसका ऑर्डर निकालेंगे कैसे। ये x है इनटू में ये 1 2 3 4 5 6, ये तो सीधा नंबर ही लिख दिए हैं। ये वैल्यू है -7 -8 -9 2 4 6। तो मैट्रिक्स के जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट जो मैट्रिक्स आती है वो कितनी है 2 क्रॉस 3। तो हमको पता है जैसे हम a हमारा वैल्यू है 5 क्रॉस 6 और b हमारी वैल्यू है 6 क्रॉस 8। तो जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो हमको पता है ये एलिमेंट गायब हो जाते हैं बीच वाले। तो जो ए बी मिलती है वो क्या होती है 5 क्रॉस 8। तो जब भी हमें किसी इस टाइप के क्वेश्चन में जो अननोन मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसके एलिमेंट्स ऐसे लिख देते हैं बीच में गैप करते। तो हमको पता है कि ये 3 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा, क्योंकि जो बीच का एलिमेंट होगा, जो बीच का एलिमेंट होता है वो तो गायब हो गया था और वो ये बताएगा क्योंकि ये तो दे रखी होती है मैट्रिक्स एक्स। तो इसका ऑर्डर में 2 पहले होगा, इसके ऑर्डर में 3 बाद में, और ऑलरेडी कॉलम 3 दे रखा है। और जो बीच का एलिमेंट होता है वो कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा अगर कॉमन नहीं होगा। मान लिया हमने ए ले लिया हमने 3 क्रॉस 7 की और बी ले ली हमने 7 क्रॉस 2 की। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने मान लिया 7 गैप कर दिया और हमने बता दिया कि ए बी जो है वो 3 क्रॉस 2 का है। तो अब इस सिचुएशन में अगर बी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, सपोज दैट बी के बारे में कुछ दे नहीं रखा, यहाँ पे तो इन्होंने ये बता रखा है ना पूरा बी दे रखा है, इसका तो ऑर्डर हमको पता है। अगर बी नहीं देगा आप कोई भी नंबर रख सकते, 3 4 5 6 जो भी रखना चाहे, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि बी जो है हमारा बी वो 7 क्रॉस 2 है। तो बी अगर 7 क्रॉस 2 है हमें पता है तो ये भी 7 ही आएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये वैल्यू हमारी जो ऑर्डर था उसको हमने फैला के लिख दिया 2 3, इसका पहले का 2 उसके बाद का 3। तो बीच का जो एलिमेंट होता है वो कॉमन होता है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। जो गिवन मैट्रिक्स होती है इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 रो है 3 कॉलम है, तो अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आएगा। इतना तो क्लियर है। आई होप इतना क्लियर है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है ना उसके ऑर्डर को फैला के लिख देना है, बीच में जो गिवन मैट्रिक्स है उसका पहले ऑर्डर लिखना, वही एलिमेंट इधर आ जाए। तो हमको पता चल गया कि x 2 क्रॉस 2 का। अब जब हमको ऑर्डर पता चल गया x का, हमें x मान लेना है। x कैसे मान लेंगे? मानने में तो हम बड़े माहिर हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम माने ले रहे हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। आप a b c d e f मान सकते हैं, x y z w ओमेगा जो भी मानना है मान लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। x y z w मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने x1 x2 x3 x4 मान लिया। इनटू में हमने मान लिया लेट x इज दिस, आप लिख लेना लेट x इक्वल टू दिस। इनटू में 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कराना हमको पता है, फर्स्ट रो उठा के फर्स्ट कॉलम पे पटक देना है, उठा के घुमा के, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको उठा के ऐसे घुमा के ऐसे रखेंगे तो x1 प्लस 4x2 हो जाएगा। ये देखिए इसको उठाया हमने ऐसे ऐसे रख दिया। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगा तो हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2। यहाँ पे जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3x1 प्लस 6x2। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू, अब इसकी बारी है, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो x3 प्लस 4x4। यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x3 प्लस 5x4। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3x3 प्लस 6x4। अब ये इक्वल किसके हैं? ये इक्वल है भैया -7 -8 -9 के 2 4 और 6।
अब मैट्रिक्स इक्वालिटी में क्या बता रखा है भैया, मैंने बता रखा है जब आप अपने आप को अपने शीशे में देखेंगे तो आप भी दिखेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो कोई और दिखता है, नाक इधर दिखती है, कान उधर दिखता है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर हम ये चीज इसके इक्वल करा रहे हैं तो हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए। अगर इसको हम इसके मिरर के इक्वल करा रहे हैं, यानी ये इक्वलिटी का साइन मतलब ये और ये बराबर है, तो हर एक चीज बराबर होनी चाहिए। हमारे पास 4 वेरिएबल है तो हमको 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो x1 x2 में 2 इक्वेशन बना लीजिए और x3 x4 में 2 इक्वेशन बना लीजिए, उनको सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालनी है। हमको दिख रहा है ये पहला एलिमेंट किसके इक्वल है, x1 प्लस 4x2 इक्वल है -7 के, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इसको इक्वल करा दे, हर एक को इक्वल कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 इक्वल करा लीजिए, बाकी तीसरा इक्वल आएगा ही आएगा, वो चेक कर लेंगे हम बस। 5x2 की वैल्यू -8, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसी तरीके से इधर सॉल्व करेंगे, x3 प्लस 4x4 की वैल्यू 2 है, ये इक्वेशन 3 हो गई। इसको इक्वल करा दिया, इसको इक्वल करा देंगे, 2x3 5x4 की वैल्यू 4 है, ये इक्वेशन 4 हो गई। इन दोनों को इक्वल नहीं कराया, बस इनमें हम वैल्यू रख के चेक कर लेंगे कि हाँ इक्वल आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो इनको तो सेटिस्फाई करे, इनमें करे नहीं, वो बस हम चेक कर लेंगे, अगर है तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे दिख रहा है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते और घटा देते तो x कैंसिल हो जाता है, x1 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है 2x1 कैंसिल हो जाता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये माइनस का 5 है। देखिए ये 8 है और ये माइनस का 5 है, तो वैल्यू आती है 3x2, इतना ही आएगा। ये 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कराने से 8 हो जाएगा, ये तो 5 है सिंपली, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराया हमने। ये वैल्यू है माइनस का 14, तो इक्वल है -14 के, और ये वैल्यू प्लस का 8, तो वैल्यू कितनी आएगी -6, तो वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे -6 के। तो x2 हमें पता चल गया, x2 कितना आ रहा है -2, x2 आ गया हमारा -2। अब वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x2 हमारा पता चल गया, तो x1 प्लस 4x2 की वैल्यू -7 है, तो x -2 रख दीजिए, तो x1 -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। आप देखिए -2 रखेंगे तो x1 कितना आ जाएगा 1, देखिए x1 भी आ गया, x2 भी आ गया हमारा। अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए हमको दिख रहा है कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते और घटा दें इससे, माइनस 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 हो जाएगा, तो जब आप घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x4 माइनस का ये 5 है, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा था 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू x4 कितना आ जाएगा, x4 तो 0 हो गया। जब x4 0 हो गया है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो x3 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, इसमें हमने रखा है x4 0, तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो x3 कितना आ जाएगा 2। तो हमें जो जो वैल्यू चाहिए थी वो हमारी आ चुकी है, ये x4 है, ये x2 है, ये x1 है और ये x2 है। तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गई, ये x, तो हमारी x कितनी आ रही है, देखिए x1 वैल्यू रख दी, x2 रख दी, x3 x4, तो हमारी x जो मैट्रिक्स जो हमारी अननोन थी वो मैट्रिक्स आ गई। अब एक बार इनको चेक कर लेते हैं, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, x1 1 है और x2 -2 है, x1 1 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है -9, हमारा -9 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ये तो 0 हो जाएगा, x3 की वैल्यू 2 है तो 6 हो जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। अब इस पोजीशन में ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे तो वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर सही है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।
नंबर 12 फिर वही है, मैथमेटिकल इंडक्शन। भैया मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों नहीं जाता? कई बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है मैथमेटिकल इंडक्शन में, बट मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इजी होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये हटा दिया गया 11 से, लेकिन भैया इनके क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि देंगे कि नहीं देंगे। मैट्रिसेस में अगर आपने 11 से हटाया है तो मैट्रिसेस से भी हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं किया है। मैट्रिसेस में सिर्फ आपके एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन हटा दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग करते हैं अपना काम। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो चीज क्वेश्चन में डेटा दिया होता उसको लिख लेते हैं। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है, यानी अगर ये ए हमारा n क्रॉस n है तो बी भी हमारा क्या होगा, n क्रॉस n होगा। ऑर्डर भी सेम है और स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर भी है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, और क्या दे रखा है कि ए बी भैया इक्वल है बी ए के। एक ये चीज दे रखी है और एक ये चीज दे रखी है। देन प्रूव दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन की ए की पावर n, तो ए की पावर n, ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए बी की पावर n इंटू ए। ये यूजिंग एमआई प्रूफ करना है। तो एमआई के लिए करते क्या है, हमारा प्रोसेस क्या होता है, पहला होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए, और ये तो ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चन में। तो ये क्या है, सो इट इज ट्रू। दूसरा क्या होता है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान लेते हैं क्योंकि हम मानने में महान है भैया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो लेकिन अगर जो चीज आप मानते हैं ना उसको सही साबित करने के लिए उसका यूज करके कुछ और भी चीज प्रूफ कर दें, तो अगर वो सही है तो हमने जो माना है वो भी सही है। तो इस सिचुएशन में अगर हमने माना ये सही है तो ए बी की पावर k इक्वल आ जाएगा b की पावर k इंटू ए। ये इक्वेशन 1 जो हम यूटिलाइज करेंगे आगे चल के, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आप अगर यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो a b की पावर k प्लस 1 इक्वल आना चाहिए b की पावर k प्लस 1 इंटू a के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a b की पावर k प्लस 1। अब हमको पता क्या है, ए बी की पावर k पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू बी। आई होप इतना क्लियर है। ये तो लिख ही सकते हैं ना मैट्रिसेस में। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से आप देखिए, इक्वेशन 1 के हिसाब से हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि ए बी की पावर k इक्वल है बी की पावर k इंटू ए के। ये तो पता है। मैट्रिसेस में हम ये एसोसिएटेड लॉग ऐसे मल्टीप्लाई कराएं या इसको मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम इसको कंपेयर करे ले रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में पता है ए बी इंटू सी करिए या ए इंटू बी सी करिए, बात एक ही है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। और ये चीज तो हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तो लिखा ही हुआ, ये हमने पहले लिख रखा है कि हमने माना ये सही है, और अगर ये सही है तो ये भी सही आना चाहिए क्योंकि हम ये चीज यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सही आ जाएगा तो फिर ये भी सही होगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी b की पावर k इंटू ए इंटू पी। अभी बताया था मल्टीप्लीकेशन में आप इनको साथ में ले या इनको साथ में ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो आपको गिवन ही है कि ए बी बराबर बी ए है। हमको गिवन क्या है, ए बी बराबर है बी ए के, क्योंकि बी को हमको इधर लाना पड़ेगा तभी तो बी भी ऐड हो जाएंगी पावर में। तो b की पावर k इंटू बी इंटू ए। फिर वही काम है, हम इनको मल्टीप्लाई कराएं चाहे उनको मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगा b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। देखिए वही प्रूव हो जाएगा। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1।
मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है। आपको 2 स्टेप तो बहुत इजी होता है, सिर्फ थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन होती है और वो भी इनका यूज करना होता है। एन की वैल्यू 1 रखना बहुत आसान होता है, सीधा एन की वैल्यू रखना होता है। बी की वैल्यू ये दूसरा हम मानते हैं उसको यूज कर लेते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है फर्दर, कह रहा था कि फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। इसमें भी वही काम है, पहला है फॉर एन इज इक्वल टू 1, आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1। So it is true for n is equal to 1। दूसरा स्टेप क्या होता है, let it is true for n is equal to k। हम मानते हैं कि ये सही है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे तो a b की पावर k इक्वल आएगा a की पावर k b की पावर k। ये इक्वेशन 1 है। ये देखिए 2 स्टेप तो बहुत इजी होते हैं, सारी कैलकुलेशन हमारी थर्ड स्टेप में आके रुक जाती है। तो वो कितना हो जाएगा, थर्ड स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जब k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a b की पावर k, देखिए इसमें रखना है, इसमें a b की पावर k बराबर आएगा a की पावर k b की पावर k, ये आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, k प्लस 1 रखना है तो यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। n की जगह k प्लस 1 रखना है तो यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे भी k प्लस 1 और यहाँ पे भी k प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे तो a b की पावर k है इंटू a b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते भैया, होल पावर है और प्लस 1 है तो एक पावर k वाली अलग कर ली और 1 वाली अलग कर ली, बिल्कुल कर ली भैया। अब ए बी की पावर के ये हमें बता रखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी इक्वेशन में देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चीजें होल पावर अलग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर के b की पावर के a b, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि पहले भी हम कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन b की पावर k इंटू ए, b की पावर k इंटू ए, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते थे, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। b की पावर k हमको पता है, फर्दर मतलब हमें इसके आगे प्रूव कर, अगर ये नहीं प्रूव होता तो हम आगे प्रूव नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने फर्दर लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि b की पावर k इंटू ए इक्वल है, b की पावर k इंटू ए इक्वल है a इंटू b की पावर k के। ये देखिए यही हमने प्रूफ किया, ये हमने माना था, ये प्रूफ कर चुके हैं हम इसका यूज करके, ये आया था एक पहले पार्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू ये हो जाएगा a इंटू b की पावर k इंटू b। अब a b b अलग हो जाएगा तो ये a की पावर k इंटू a, b की पावर k इंटू b, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k प्लस 1। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं समझ में आ रहा है, आप पहली बात तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए यार, कई क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दें। एग्जाम्स के टाइम्स में हम अनसॉल्व और जो क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक कलेक्शन बना देंगे हम लास्ट में, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में, और जितने भी आगे वेक्टर वगैरह के टॉपिक्स है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन अलग रहेगा, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिवाइंड करिए, स्लो करके एक दो बार देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिंक बाय लिंक जुड़े हुए हैं, पहले ये प्रूव होगा, इसी के बाद ही ये प्रूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो यही यूज हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में भी उसने लिखा है फर्दर, इसके आगे आप ये प्रूव करना है, ये वाला। आई होप इतना क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है
वो इसको फॉलो करती है, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो क्या कंडीशन सही है, सिंपली इतना बताना है। चार ऑप्शन में से एक कंडीशन हमको बतानी कौन सही हो। तो हमें सिंपली ए स्क्वायर निकालना है और उसको आई के इक्वल करा देना। आई हमको बता रखा है कि अगर कुछ नहीं दिया होता है तो उसी ऑर्डर का लेते हैं जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होती है। इतना क्लियर होगा। ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए का ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा, नहीं है तो आप देख लीजिए जाके। इस रो को उठा के इस कॉलम पे रख देना, ऐसे उठा के ऐसे घुमाया तो अल्फा अल्फा पे जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा गामा। ये इस पे जाएगा तो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। यहां जाएंगे तो गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। यहाँ पे जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा जीरो जीरो, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब ये कह रहा है इक्वल किसके, आई के। तो ये जो ए स्क्वायर इक्वल है आई के, ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया है, सिंपली इसको इक्वल करा देना है। तो इक्वल कैसे कराएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये मैट्रिक्स यहाँ रख देनी, जीरो जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस इक्वल है 1 0 0 1 के। हमें दिख रहा है जीरो तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, बस किसके इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 1 बता रखा है भैया दादा कि अगर आप अपने आप को थोपड़े को मिरर में दिखाएंगे तो नाक कान की जगह नहीं दिखेगा, कान नाक की आंख की जगह नहीं दिखेगा, जो जैसा है वैसे ही दिखेगा। तो अगर ये इसके इक्वल है तो भैया ये भी 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। हमें तो लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए, नहीं तो चश्मा लगवाइए। ये इसके इक्वल होगा तो ये 1 के इक्वल कर दिया, ये भी 1 के इक्वल होगा, दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये 1 इधर ले आएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सब में 1 प्लस में दे रखा है तो हमको इन सबको उधर ले जाना पड़ेगा। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये सिचुएशन आ रही है। तो ये वाली सिचुएशन सही है हमारी। इतना क्लियर है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमको आता नहीं है। तो भैया कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो जाइए पहले कॉन्सेप्ट देख के आइए, फिर हमसे मिलिए आके। अभी क्या है, सिमेट्रिक और इसकी यार ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक समझ में नहीं आता है। अरे भैया पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, इसे थोड़ी ना आएगा। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का हमने बता रखा है, जब भी कॉन्सेप्ट आता है सीधा आपके माइंड में आना चाहिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है, और माइनस के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। अब स्ट्राइक तो तभी करेगा ना जब माइंड हो, चलिए वो तो अलग की बात है। यहाँ आ जाइए, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम करें तो हमें पता है कि एक ऐसी मैट्रिक जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, ऐसी कौन सी मैट्रिक होती है, कौन बता सकता है? तो नहीं बता सकते तो देखिए जरा। एक सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब है कि ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा माइनस ए के। आई होप इतना क्लियर है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, ये तो पता ही होगा, शीशे के आगे देखोगे तो खुद ही दिखोगे, कोई और दिखेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमको एक मैट्रिक्स जो दोनों है, तो यानी कि ये भी है और ये भी है, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज ये इक्वेशन 1 मान लो, और इसके नीचे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, 2a इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स, तो ए की वैल्यू ये आएगा हमारा नल मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स
आई होप इतना क्लियर है। तो वो एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है जो नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमको पता है भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट से जीरो होते हैं सारे, ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं बट साइन डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो सारे जीरो होने चाहिए। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है, आपको मैट्रिसेस मान के नहीं करना है कि ये जीरो फलाना ढिमाका। सिंपली आप सिमेट्रिक की कंडीशन लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन लिखो, ए ट्रांसपोज की जगह ए, यहाँ पे हमने सिंपली ए लिख दिया और ये माइनस इक्वल ए इधर आएगा, 2a 2 0 पे चला जाएगा, सिंपली नल मैट्रिक्स 2 हो जाती है। ये नोट कर लीजिए। फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो उसका स्क्वायर करोगे तब भी वही मिल रही है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होती है। ये हम आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये काफी मैट्रिसेस आती है। तो हम उन कुछ अच्छी मैट्रिसेस के नाम बता देंगे जो एग्जाम्स में आती है, जब हम डिटर्मिनेंट भी करा देंगे। लास्ट में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इनवर्स निकालने का। ये सब डिटर्मिनेंट के लास्ट में, जब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की, तो हम ट्रिक्स बताएंगे आपको कुछ इनवर्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिना एडजॉइंट वगैरह अलग अलग स्टेप्स करके। ठीक है, शॉर्ट तरीके से निकालते हैं, ट्रेस और काफी चीजें हैं जो शॉर्ट तरीके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनके शॉर्ट तरीके बता देंगे। अभी ये क्या कह रहा है, अभी इसके बारे में मत जानिए आप, आपके पर्पज से नहीं है। ए स्क्वायर बराबर ए, तो ये इसकी वैल्यू बतानी, तो जहां जहां स्क्वायर मिलेगा वहां वहां हम ए भी रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इसका क्यूब खोलना पड़ेगा। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो उसमें हमें आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। अब भैया होल क्यूब नहीं आता है, होल क्यूब तो आना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है कि नहीं पता है? हमको पता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि पता होगा लेकिन भूल गए होंगे, क्योंकि पता था लेकिन याद नहीं किया कैसे याद रखना है, रिवाइज नहीं किया, हम किसी और भी चीज में बिजी रहे। तो चीजें याद रखते हैं जब आप उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, पता है ना, ए क्यूब बी क्यूब ए बी 3ab और ए प्लस बी। अब इन मल्टीप्लाई करा के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हमको मल्टीप्लाई करानी है तो चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक बार ए का स्क्वायर होता है, एक बार बी का स्क्वायर होता है, बी का। तो यानी हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए, स्क्वायर क्यूब तक तो याद ही रखना चाहिए यार, 5-6 कौन याद रखता है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। अब हमको पता है कि a स्क्वायर बराबर है a के, और i स्क्वायर कर दो क्यूब कर दो वो i ही रहेगा, i स्क्वायर क्यूब कर दो तो वो भी i ही रहेगा, i क्यूब भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू i हो जाएगी। इसको हम लिख सकते थे, a क्यूब को क्या लिख सकते थे, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते थे ना भैया। और हमको पता है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने ए क्यूब को क्या लिखा, ए स्क्वायर इंटू ए। चलो अभी हम लिखे दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, कान का फ्यूज वैसे भी उड़ा रहता है, तभी तो कंफ्यूज हो। यहाँ पे देखिए, इसकी जगह तो हम रख सकते हैं ना प्लस 3i इंटू ए माइनस 7a, और हमको पता है कि आई ए बराबर होता है ए के, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू है i, ये वैल्यू हो जाएगी a इंटू ए, ये वैल्यू हो जाएगी 3a, ये वैल्यू हो जाएगी 3a, ये माइनस 7a, ये वैल्यू a स्क्वायर हो गया, फिर a हो जाएगा, तो i की वैल्यू a प्लस 6a माइनस 7a। तो ये देखिए पूरा पूरा 0 हो रहा है, यानी आ रहा है i प्लस 7a माइनस 7a। तो सिंपली कितना बच रहा है i। तो हमारा आंसर कितना सही है, ये वाला ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
आई होप इतना क्लियर है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपली आपको क्यूब ओपन करना था, और जो दे रखा है ए स्क्वायर की जगह ए और आई की पावर कुछ भी हो तो वही रहती है। और ये क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप अदर में 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे यहाँ पे आई होता है, जैसे वहां पे 0 होता है यहाँ पे नल मैट्रिक्स होता है। सारा कॉन्सेप्ट है बस यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में चलता है। तो आई का मल्टीप्लाई आप आगे पीछे कहीं भी कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स मिलती है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन थी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। प्लीज गाइस यार थोड़ा तो सपोर्ट बनता है आप लोग का, आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। आपके लेक्चर्स, आपके जितने भी अभी एग्जाम्स अगर आएंगे तो हम हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो रहेगी। और भी टीचर्स को हम सोच रहे हैं कि इसमें इंक्लूड कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी, बट आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको पता चल जाए कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।